नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुशवाहा शेड क्लास विद अशोक सर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने एनवायरमेंट्स के कुछ टॉपिक इसी के अंतर्गत देखे थे, जो मध्य प्रदेश में वनों का क्लासिफिकेशन देखा और वनोपज के बारे में देखा। तो दोस्तों, यहीं से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एनवायरमेंट के मूवमेंट्स अर्थात पर्यावरण के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए हैं, उनके बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे और कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, कुछ नाम है, जैसे कि आपने एक चिपको आंदोलन का नाम सुना होगा कि चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, एपिको आंदोलन दोस्तों। और एपिको आंदोलन के बाद आपने नाम सुना होगा जंगल बचाओ आंदोलन। और जंगल बचाओ आंदोलन के साथ ही दोस्तों आपने एक नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम भी सुना होगा, जो नर्मदा घाटी का विकास किया जा रहा था। उसी दौरान बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जा रहा था, उन बांधों की रोक के लिए, और लोगों के विस्थापन बहुत ज्यादा हो रहा था, जिसके लिए कुछ पर्यावरणविदों ने इस आंदोलन के रूप में देखा, ताकि एक व्यापक जो जल भराव हो रहा था और जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ रहा था, इसके लिए कुछ व्यापक आंदोलन किए गए थे। दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ एक पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन भी प्रारंभ किया गया था। और जो पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन था दोस्तों, वो 1980 के दशक में प्रारंभ किया गया था और ये जैव विविधता पर आधारित था। किस पर आधारित था? इसी के साथ ही दोस्तों विकास का विकल्प आंदोलन भी प्रारंभ हुआ, तरुण भारत संघ आंदोलन भी प्रारंभ हुआ। एक कुछ आंदोलन महत्वपूर्ण है, तो एक एक आंदोलन की चर्चा करूंगा दोस्तों। जैसे कि पहला आंदोलन मैंने बात की है कि चिपको आंदोलन, तो इसके बारे में देखेंगे। चिपको आंदोलन अर्थात चिपको मूवमेंट के बारे में देखेंगे। इसकी शुरुआत की बात कही जाती है कि चिपको आंदोलन का क्षेत्र कहाँ था दोस्तों। तो चिपको आंदोलन भारत के उत्तराखंड, जो तात्कालीन उस समय उत्तर प्रदेश हुआ करता था, तो उत्तराखंड के कहां पर दोस्तों? उत्तराखंड के गढ़वाल जिले, गढ़वाल और चमोली क्षेत्र जो था दोस्तों, तो गढ़वाल और चमोली दोस्तों, इधर पर क्या किया जा रहा था? जो सुरक्षा बलों के द्वारा यहाँ पर सड़क निर्माण किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था दोस्तों? सुरक्षा बलों के द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा था, और सड़क निर्माण के लिए यहाँ पर पेड़ों और जंगलों की अंधाधुंध कटाई की जा रही थी, अर्थात ठेकेदारों के द्वारा यहाँ पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई करने के कारण इसके विरोध स्वरूप हमारे कुछ पर्यावरणविद हुए। तो क्वेश्चन यहाँ से फिर एक आता है क्वेश्चन पेपर में कि इसके लिए शुरुआत कब की गई थी? तो 1972 में। कब दोस्तों? 1972 में गौरा देवी, एक नाम आता है महिला का, गौरा देवी। और गौरा देवी का इस आंदोलन में, इस मूवमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसके जो प्रेरणा रहे हैं मुख्य रूप से, देखिए महिलाओं के रूप में यदि पूछा जाए कि मुख्य भूमिका इसमें किस महिला की रही है, तो गौरा देवी के साथ भी और महिलाएं रही हैं, वैन नाम से थी। और अभी जैसे बात करता हूं सुंदरलाल, देखिए सुंदरलाल बहुगुणा का नाम भी आपने सुना होगा, और चंडी प्रसाद भट्ट। देखिए दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि निम्न में से किनके द्वारा चिपको आंदोलन में भूमिका रही है, सुंदरलाल बहुगुणा एक प्रेरणा के रूप में रहे हैं और चंडी प्रसाद भट्ट रहे हैं, और यदि एक महिला की बात कही जाए, गौरा देवी। अब इसमें गौरा देवी का योगदान क्या रहा है दोस्तों? यहाँ से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि एक दल के रूप में होता है महिला मंगल दल। क्या किया गया था दोस्तों? महिला मंगल दल। एक महिला मंगल दल का गठन किया गया था, और इसकी भूमिका, इसका अर्थात इसका नेतृत्व गौरा देवी के द्वारा किया गया था। और इस दल के द्वारा महिलाओं को एकत्रित करने में गौरा देवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है दोस्तों। क्लियर हुआ? तो ये रहा। फिर इसमें और भी आता है सरलाबेन और मीराबेन। यदि इन महिलाओं की भी बात कही जाएगी, तो सरलाबेन और मीराबेन भी इसी मूवमेंट से जुड़ी रही। क्लियर हुआ दोस्तों? यदि ये नाम आते हैं कि किस आंदोलन से इनका संबंध रहा है, तो किस आंदोलन से रहा है? चिपको आंदोलन से रहा है। और इसका प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? 1972 में किया गया था, और इसमें ग्रामीणों और महिलाओं के द्वारा एक व्यापक जुलूस भी निकाला गया था। 1978 में यदि बात की जाए कि जुलूस कब निकाला था, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले 1972 में की गई थी। और 1978 और एक डेट भी आ जाए कि 12 से 15 दिसंबर को उत्तरकाशी और गोपेश्वर, याद रखना, उत्तरकाशी और
गोपेश्वर के वनों में, कहां पर दोस्तों, गोपेश्वर के वनों में जब अंधाधुंध कटाई की जा रही थी तो वहां पर एक जुलूस का भी आयोजन किया गया, जुलूस निकाला गया था। और जो ठेकेदार थे, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ठेकेदारों के द्वारा जब जंगलों को काटा जा रहा था तो जो ये महिलाएं थी ये वनों से अर्थात जंगलों से अर्थात पेड़ों से चिपक कर या घेरा बनाकर क्या करती थी, जैसे ही कोई लकड़हारा और जो उसके ठेकेदार होते थे उनको पेड़ को काटते थे तो ये महिलाएं एक घेरा बना करके उस पेड़ के चारों ओर खड़ी हो जाती थी और पेड़ को नहीं काटने देती थी और उससे चारों ओर से चिपक जाती। इस कारण से इस आंदोलन को किस नाम से जाना गया, चिपको आंदोलन से जाना गया। किस आंदोलन से दोस्तों, चिपको आंदोलन से। और 1978 में भी एक क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि 1978 में पेड़ों को बचाने के लिए ये जरूरी है केवल चिपक करके, तो 1978 में भी एक क्वेश्चन दिया जाए कि 1978 की बात थी कि इन महिलाओं को न सिर्फ गिरफ्तारियां दी गई बल्कि गोलियों का भी सामना किया गया। इनके गिरफ्तारियां तो दी गई हैं इनके द्वारा, परंतु गोलियों का भी सामना इनके द्वारा किया गया, गोलियों का भी सामना किया गया। इस कारण से वहां पर फिर इनको जो सड़क निर्माण के कार्य किए जा रहे थे तो सरकार को वापस भी लेना पड़े तो उस दौरान। क्लियर हुआ दोस्तों, ये तो हुआ चिपको आंदोलन। यहीं से एक क्वेश्चन फिर पूछ लिया जाता है पेपर में कि चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर ही, किससे दोस्तों, चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर एक आंदोलन प्रारंभ किया था एपेक्को अर्थात अपेक्को आंदोलन। कौन सा दोस्तों, अपेक्को आंदोलन। अब बात आती है कि जो एपेक्को आंदोलन है एक कहां पर प्रारंभ किया गया था दोस्तों, तो ये स्थान ही पूछा जाता है ज्यादातर कि जो एपेक्को आंदोलन है अर्थात एक कर्नाटक अर्थात उत्तरी कर्नाटक में प्रारंभ किया गया था। कहां पर किया गया था, उत्तरी कर्नाटक में किया गया था। और इसके बारे में भी पूछा जाता है। ये भी क्या था, मूल रूप से वहां के ग्रामीण लोगों के द्वारा इस आंदोलन का भी उद्देश्य था कि जंगलों को बचाना। किसके लिए, अर्थात वनों और जंगलों की कटाई पर रोक के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। और कहां पर चलाया गया था दोस्तों, उत्तरी कर्नाटक में चलाया गया था। क्लियर हुआ दोस्तों। इसके बाद यह सीधा पूछ दिया दक्षिण भारत में चलाया गया आंदोलन था एपेक्को आंदोलन। अब यहाँ पर एक चीज आता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो आंदोलन थे चिपको आंदोलन और एपेक्को आंदोलन, तो इसका मेन काम केवल एक नहीं था कि केवल वनों की रक्षा करना। दोस्तों यहाँ पर वनों की रक्षा करने के साथ साथ वनों के वृक्षारोपण की भी बात कही गई और इसमें 5F सिद्धांत को वरीयता दी गई। यदि आ जाए 5F, ये दोस्तों याद रखना है कि चिपको आंदोलन और एपेक्को आंदोलन के संदर्भ में एक सिद्धांत दिया गया 5F। अब 5F है क्या चीज दोस्तों, 5F 5 शब्दों के लिए 5F का यूज किया गया। F फॉर फूड। देखिए दोस्तों, फूड की उपलब्धता करना अर्थात भोजन की बात कही गई है। फिर फूडर की बात कही गई, किसकी बात कही गई, फूडर। तो फूडर, तो देखिए दोस्तों भोजन, भोजन के बाद बात आती है चारा। तो ये तो मनुष्य के लिए है भोजन, तो भोजन भी कहां से, पेड़ और वृक्षों से। फिर फूडर की बात कही गई अर्थात चारे की बात कही गई। क्लियर हुआ दोस्तों। फूडर के बाद फ्यूल की भी बात करी गई और फाइबर्स की। तो देखिए दोस्तों, फ्यूल, फाइबर और फर्टिलाइजर। देखिए दोस्तों, ये 5F, जो 5F नाम दिया गया है तो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो चिपको और एपेक्को आंदोलन के तहत एक 5F को वरीयता दी गई और 5F में 5 शब्दों को शामिल किया गया। भोजन अर्थात फूड की बात कही गई, चारा, फूडर की बात कही गई, फ्यूल ईंधन अर्थात फ्यूल की बात कही गई, फाइबर रेशे की बात कही गई, फर्टिलाइजर और वर्क की बात कही। यदि आ जाए कि 5F सिद्धांत कहां से लिया गया दोस्तों, ये भी चिपको आंदोलन और एपेक्को आंदोलन की उत्पत्ति के फलस्वरूप दिया गया है। क्लियर हुआ दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखेंगे हम अगला जंगल बचाओ आंदोलन। दोस्तों अगला आंदोलन, जैसे मैंने एक शांत घाटी आंदोलन भी है और जंगल बचाओ, तो दोनों को चर्चा करूंगा दोस्तों। शांत घाटी आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन, और इसी में दिया है एक जंगल बचाओ आंदोलन। कौन सा है दोस्तों, जंगल बचाओ आंदोलन। देखिए दोस्तों, तो पहला था हमारा 1972 में प्रारंभ किया गया दोस्तों,
इसके बाद आपको देखना है शांत घाटी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया और जंगल बचाओ आंदोलन कब प्रारंभ किया गया दोस्तों। ये भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। अब 78 और 80 की बात उसी से आगे की कड़ी में देखेंगे 1978 और 1980। तो सबसे पहले आ जाएगा शांत घाटी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया दोस्तों, तो 1978 में किया गया। और जंगल बचाओ आंदोलन आपसे पूछा जाएगा तो कब प्रारंभ किया गया, 1980 में किया गया। क्लियर हुआ दोस्तों। अब शांत घाटी क्षेत्र है क्या, इसका नाम शांत घाटी क्यों पड़ा दोस्तों, आपको बतला दूं कि एक केरल का पलक्कड़ जिला है। स्थान यदि पूछा जाए तो कहां पर है, केरल का पलक्कड़ जिला। कौन सा, केरल का पलक्कड़ जिला। क्लियर दोस्तों। यदि जंगल बचाओ आंदोलन की बात आपसे पूछी जाएगी कि कहां पर आंदोलन क्या किया गया, तो बिहार के सिंहभूमि जिले में। कहां पर दोस्तों, सिंहभूमि जिला। सिंहभूमि जिला बिहार में प्रारंभ किया गया था। क्लियर हुआ दोस्तों। अब यहां से क्वेश्चन, अब इसके बाद इसके नेतृत्वकर्ता भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसका नेतृत्व किसने किया और इसका नेतृत्व किसने किया है दोस्तों। तो केरल का जो नेतृत्व किया है, केरल का पलक्कड़ जिला अर्थात शांत घाटी आंदोलन का सुगाथा कुमारी के द्वारा किया गया। इसके द्वारा, सुगाथा कुमारी के द्वारा। क्लियर, ये नाम भी याद रखना। चूंकि जो जंगल बचाओ आंदोलन था ये मूलतः आदिवासियों का आंदोलन था। किसका आंदोलन था दोस्तों, मूलतः आदिवासियों के द्वारा प्रेरित आंदोलन था, या अब मूलतः आदिवासियों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। और इसका मुख्य उद्देश्य ही था दोस्तों। अब इसके बाद अगला होता है उद्देश्य पूछा जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले उसका प्रारंभ में पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। इसके बाद स्थान पूछा जा सकता है कि ये आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। इसके बाद इसका नेतृत्वकर्ता कौन था दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन बनेगा आपका उद्देश्य के बारे में। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जंगल बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो यहाँ पर था कि जंगलों को बचाना और अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना। तो यदि वनों की रक्षा करना और वनावरण में वृद्धि करना इनका मुख्य उद्देश्य था। यदि आपसे पूछा जाए जंगल बचाओ आंदोलन में क्या उद्देश्य था। इसी प्रकार से दोस्तों अब बात आती है शांत घाटी आंदोलन। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, शांत घाटी जो केरल का एरिया है और यहाँ पर एक परियोजना स्थापित की जा रही थी। क्या की जा रही थी दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा एक परियोजना अर्थात जल विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही थी। और जल विद्युत परियोजना स्थापित होने के कारण वहां पर एक बांध बनाया जा रहा था और जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, और जिसके कारण बहुत से आदिवासी लोगों का विस्थापन किया जा रहा था दोस्तों। हजारों गांवों को यहां से उठाकर दूसरी जगह विस्थापित करने की योजना बनाई जा रही थी, जिसके कारण हमारी पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ रहा था। इस कारण से यहाँ पर एक क्या किया गया, बहुत बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया गया। और इस आंदोलन की मुख्य नेतृत्वकर्ता थी हमारी सुगाथा कुमारी। और इनके द्वारा जब ये आंदोलन व्यापक कराया गया तो सन 1980 और 84 के दौरान सरकार को ये निर्णय वापस लेना पड़ा कि उस योजना को बंद करना पड़ा। क्या करना पड़ा दोस्तों, उस योजना को बंद करना पड़ा। और जो योजना आयोग के द्वारा 1973 में आ जाता है, कभी कभी यदि पूछा जाए कि योजना आयोग के द्वारा 1973 में यहाँ पर कहां पर किस नदी पर, तो एक नाम था, नदी का नाम था कुंथीपुरा नदी। कौन सी दोस्तों, कुंथीपुरा नदी। कुंथीपुरा नदी पर ही ये जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही थी। क्या बनाई जा रही थी, जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाना था। परंतु 1980 से 84 के दौरान सरकार को निर्णय वापस लेना पड़ा और इस योजना को बंद करना पड़ा। तो आपसे याद पूछा जाएगा शांत घाटी आंदोलन कब प्रारंभ किया, 1978 में किया गया। कहां पर था, केरल का पलक्कड़ जिला था, सुगाथा कुमारी के द्वारा दिया गया था। और 1973 में कुंथीपुरा योजना आयोग के द्वारा, किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा योजना जल विद्युत परियोजना की बात कही गई थी और जिसे बाद में रोकना पड़ा सरकार को। क्लियर हुआ दोस्तों। और ये हुआ जंगल बचाओ। आगे देखेंगे अगले आंदोलन। दोस्तों अगला आंदोलन की बात करें, नवधान्य आंदोलन। एक नाम ये भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में और यह भी पूछा जाता है विकास का विकल्प आंदोलन। देखिए दोस्तों, इनके बारे में देखना है कौन कहां पर स्टार्ट किया गया है।
तो सबसे पहली बात आती है कि नवधान्य आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया और विकास का विकल्प आंदोलन का प्रारंभ। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले भी मैंने शांत घाटी और जंगल बचाव की बात की है, और शांत घाटी हमारा 1978 की बात कही गई थी और जंगल बचाव 1980। इसके पूर्व चिपको आंदोलन की बात करते हैं 1973। इसके बाद नवधान्य 1982। अब उसी के आगे 1980 से आगे चलेंगे तो नवधान्य आंदोलन 1982 में प्रारंभ किया गया और विकास का विकल्प 1983 में प्रारंभ किया। तो याद रखना, यदि इस आंदोलन की प्रारंभिक डेट पूछ ली जाए आपसे तो 1982 में नवधान्य आंदोलन का प्रारंभ किया गया। क्लियर हुआ दोस्तों। और विकास का विकल्प आंदोलन 1983 में। अब क्षेत्र पूछ लिया जाता है दोस्तों कि ये क्षेत्र कहां पर है। तो दोस्तों उत्तराखंड, कहां पर दोस्तों? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की दून घाटी। दोस्तों कहां पर है? दून घाटी, ये याद रखना। अब दून घाटी, अभी जब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि दून क्या होता है, कि देहरादून, और द्वार क्या होता है, हरिद्वार, तो इसकी चर्चा भी वहां पर करेंगे, अभी यहाँ पर नहीं। तो दोस्तों इसके बारे में दून घाटी का नाम याद रखना कि दून। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की दून घाटी में, कहां पर दोस्तों? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की दून घाटी में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? नवधान्य आंदोलन चलाया गया था और 1982 में चलाया गया था। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो हमारी पर्यावरणविद थी वंदना शिवा। कौन थी दोस्तों? वंदना शिवा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि दिया जाए नवधान्य आंदोलन जो चलाया गया था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो वंदना शिवा के द्वारा किया गया था। 1982 में किया गया था दोस्तों। और कहां पर था? दून घाटी क्षेत्र में किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? मुख्य रूप से क्वेश्चन यहां से बनता है कि उद्देश्य क्या था। तो यहां पर दोस्तों जो मुख्य रूप से आपसे पेपर में पूछा जाएगा उद्देश्य, तो ये है जैविक खेती। इसके बारे में दोस्तों, जैविक खेती और जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण और जैविक खेती के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जैविक खेती को बढ़ावा करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए और जैव विविधता का संरक्षण करने के उद्देश्य से कौन सा आंदोलन चलाया गया था दोस्तों? नवधान्य आंदोलन। अब बात आती है विकास का विकल्प आंदोलन। तो ये संपूर्ण उत्तर भारत में, यदि आपसे पूछा जाए कहां पर चलाया गया था? संपूर्ण विकास का विकल्प, अर्थात विकास किया गया था संपूर्ण उत्तर भारत की बात की गई थी। संपूर्ण उत्तर भारत में चालू किया गया था और इसका नेतृत्व किया गया था दोस्तों अशोक खोसला करके नाम है। तो अशोक खोसला, तो इनके द्वारा, अशोक खोसला के द्वारा विकास का विकल्प आंदोलन का नेतृत्व किया गया था दोस्तों। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ये भी आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि उद्देश्य क्या था। तो इस आंदोलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था, जन केंद्रित था। ये नाम याद रखना, जन केंद्रित अर्थात जनता के विकास के लिए, अर्थात जो हमारे ह्यूमन के विकास के लिए बात कही गई है। साथ ही इसमें पोषणीय रणनीति की भी बात कही गई है कि जिस जनता के लिए पोषणीय रणनीति, अर्थात जो पोषण है उसके विकास की भी बात कही गई है। क्लियर दोस्तों। तो यदि आ जाए आपसे कि जन केंद्रित, पोषणीय रणनीति और पर्यावरण के प्रबंधकीय, पर्यावरण के प्रबंधन के बारे में, पर्यावरण के प्रबंधन के उद्देश्य से कौन सा आंदोलन चलाया गया है दोस्तों? तो विकास का विकल्प आंदोलन। क्लियर हुए दोस्तों। 6 आंदोलन क्लियर किया हमने। चिपको आंदोलन, एप्को आंदोलन, जंगल बचाव, और जंगल बचाव के साथ ही हमने पढ़ा था शांत घाटी आंदोलन, नवधान्य और विकास का विकल्प। इसके बाद देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन और तरुण भारत संघ आंदोलन। दोस्तों अगला आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये आपकी पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। ये चाहे आप एमपीटीईटी दें और चाहे आप एमपीपीएससी दें, एमपी पुलिस, पटवारी, कोई भी एग्जाम होता है तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ आंदोलन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा। तो 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और तरुण भारत संघ भी आपसे पूछा जाए तो 1985 में ही तरुण भारत संघ के द्वारा एक व्यापक आंदोलन चलाया गया था। क्लियर दोस्तों। तरुण भारत संघ
अब बात आती है कि ये तो हमारा एमपी का है, मुख्य रूप से एमपी में था। एमपी के साथ गुजरात से जुड़ा हुआ था कुछ क्षेत्र, तो एमपी, गुजरात और राजस्थान और ये वाला एरिया था जहां से परियोजना चल रही थी। कौन सी? नर्मदा घाटी। देखिए अब बात आती है नर्मदा घाटी, क्षेत्र क्या है इसका, तो क्षेत्र पूछा जा सकता है। तो नर्मदा घाटी, यह नर्मदा घाटी के बाद मध्य भारत की बात कही जाएगी। क्या है? मध्य भारत। मध्य भारत में भी हमारा एमपी और गुजरात मुख्य रूप से इस योजना से, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो परियोजनाएं थी नर्मदा नदी पर, आपने देखा होगा इंदिरा सागर परियोजना का भी निर्माण किया गया था, और जिससे नर्मदा सागर के नाम से, और इंदिरा सागर के बाद आपकी ओमकारेश्वर और महेश्वर भी परियोजनाएं थी नर्मदा नदी पर। तो इंदिरा सागर और प्लस सरदार सरोवर जो गुजरात में, सरदार सरोवर बांध। देखिए दोस्तों, तो जो सरदार सरोवर बांध था और इंदिरा सागर, देखिए दोस्तों, एक कुछ परियोजनाएं बहुत बड़ी व्यापक रूप से बनाई गई थी और जिनका कार्य चल रहा था। तो यहाँ पर एक सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि 1985 में क्या था कि जब ये परियोजनाएं बड़े बांध बनाए जा रहे थे, और बड़े बांधों के बनाने के कारण यहाँ पर विस्थापन बहुत अधिक तेजी से किया जा रहा था। विस्थापन क्योंकि हजारों गांव दोस्तों, हजारों गांव इस बांध के निर्माण के कारण हटाए जा रहे थे। तो इसको क्या किया गया था? इसका आंदोलन किया गया था। तो इस आंदोलन की नेतृत्वकर्ता कौन थी दोस्तों? ये महत्वपूर्ण है, मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर। और इसके साथ थे बाबा आमटे। कौन थे दोस्तों? बाबा आमटे। तो मुख्य रूप से मुख्य नेतृत्वकर्ता था, समाज सेविका के रूप में यदि आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? मेघा पाटेकर के द्वारा किया गया था, और जिसमें बाबा आमटे की भी अतुलनीय योगदान रहा है। और बाबा आमटे के साथ भी दोस्तों इसमें बहुत सारे लोगों का नाम रहा है। जैसे अब इसमें सहयोगी के रूप में यदि आपसे पूछा जाए, अरुंधति राय का नाम भी आएगा। किसका नाम? अरुंधति राय। इसके बाद अरुंधति राय के साथ ही एक नाम जुड़ा है दोस्तों, वो भी आपका पूछा जा सकता है पेपर में, कि शबाना आजमी। कौन दोस्तों? शबाना आजमी। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। अरुण पटेल। अरुण पटेल। और साथ ही नाम जुड़ा था आनंद पटवर्धन। आनंद पटवर्धन। देखिए दोस्तों, एक कुछ नाम दिए गए थे कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, एक तो हमारी समाज सेविका थी मेघा पाटेकर के द्वारा, उनके साथ बाबा आमटे का भी अतुलनीय योगदान रहा है, और एक सहयोगी के रूप में मुख्य रूप से अरुंधति राय, शबाना आजमी, सुंदरलाल बहुगुणा, अरुण पटेल, आनंद पटवर्धन, इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है दोस्तों। और प्रारंभ कब किया गया था इस आंदोलन को? 1985 में। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है पेपर में कि 1985 के बाद 1989 में, देखिए दोस्तों 4 सितंबर 1989, 4 सितंबर 1989 को एक व्यापक आंदोलन किया गया था हरसूद खंडवा। कहां पर दोस्तों? हरसूद खंडवा में। और यहाँ पर लगभग कितने दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा, लगभग 200 से अधिक सरकारी संगठनों ने इसमें भाग लिया था। किसमें? लगभग 200 से अधिक सरकारी और गैर सरकारी, देखिए 200 से अधिक गैर सरकारी संगठनों, अर्थात जो एनजीओ थे, 200 से अधिक गैर सरकारी संगठनों ने इसमें भाग लिया, और जिसमें लगभग 50,000 व्यक्ति शामिल हुए। कितने व्यक्ति दोस्तों शामिल हुए? लगभग 50,000 व्यक्ति। तो ये याद रख, 4 सितंबर 1989 को हरसूद खंडवा में एक व्यापक आंदोलन चालू किया गया, जिसमें 200 से अधिक गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया, और जिसमें लगभग 50,000 तक व्यक्ति शामिल हुए थे, और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में सामने उभर कर आया था। क्या हुआ था? जिस कारण से बांध की जो ऊंचाई थी पहले कम की गई थी, बाद में धीरे धीरे बढ़ाई गई थी, लेकिन उस दौरान काफी व्यापक आंदोलन चलाया गया था। तो ये रहा हमारा किसके बारे में? नर्मदा बचाओ आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद अब बात आती है तरुण भारत संघ। जो दोस्तों तरुण भारत संघ है, ये 1985 में प्रारंभ किया गया था, और ये कहां पर था? राजस्थान में दोस्तों चलाया गया था। याद रखना,
राजस्थान, और रा से राजस्थान और रा से राजेंद्र, याद रखना। और राजेंद्र के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था। दिया जाए कि तरण भारत संघ का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था, तो राजेंद्र। और कहां पर, राजस्थान में। अब दोस्तों राजस्थान हमारा कहां, रेगिस्तान है, और रेगिस्तान है तो वहां पर किस चीज की समस्या होगी, जल की समस्या होगी। किसकी समस्या होगी दोस्तों, जल। तो याद रखना, राजस्थान में राजेंद्र ने जल की समस्या के निराकरण और निवारण के लिए एक व्यापक आंदोलन खड़ा किया, और जिसका नाम दिया गया था दोस्तों तरुण भारत संघ। क्या नाम दिया गया था, तरुण भारत संघ। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जल समस्या और उसकी उपलब्धता पर यदि आ जाए, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जल समस्या और उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस आंदोलन को चलाया गया था। क्लियर हुआ दोस्तों, ये भी आ जाता। इसमें एक काम और किया गया था, जो पुराने जल के कार थे, पुराने जो थे जल के स्रोत थे, पुराने जल स्रोतों का पुनरुद्धार भी किया गया था। पुराने जल स्रोतों का पुनरुद्धार किया गया, ये भी इसका मुख्य काम था, पुनरुद्धार किया गया। तो ये भी आ जाए कि इसमें एक तो जल समस्या का निराकरण करना, जल उपलब्धता को सुनिश्चित करना, पुराने जल स्रोतों का क्या करना दोस्तों, पुनरुद्धार करना, और साथ ही इसमें जल संचय के महत्व को, एक तो यही, और साथ ही जल संचय के महत्व को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया है दोस्तों। जल संचय को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया, वो किस संघ के द्वारा किया गया, तरुण भारत संघ। और ये दोनों नर्मदा बचाओ आंदोलन और तरुण भारत संघ दोनों 1985 में प्रारंभ किए गए थे। क्लियर हुआ दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हम पश्चिमी घाट और टेहरी बांध के बारे में दोस्तों अगला है पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, जैसा कि नाम है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बारे में आप दोस्तों जानते हैं कि यदि भारत के मैप में हम देखते हैं, ये वाला एरिया रहेगा, तो ये वाला एरिया कौन सा रहेगा दोस्तों, पश्चिमी घाट। जो सह्याद्री पर्वतमाला है दोस्तों, कौन सी है, पश्चिमी घाट के बारे में यदि आपसे पूछा जाए, अर्थात सह्याद्री पर्वतमाला है, और ये यहाँ गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक। देखिए दोस्तों, इसका यदि आपसे क्षेत्र भी पूछा जाए कि कहां से कहां तक इसका क्षेत्र है और इस आंदोलन का मूवमेंट कहां किया गया, तो पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन का जो क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा, पहली तो डेट पूछी जा सकती है कि कब प्रारंभ किया गया दोस्तों, तो 1988 अर्थात 1988 या 1980 के दशक में, 80 के दशक में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि डेट दी होगी तो 1988 दी गई होगी या 80 के दशक में। तो यदि आ जाए पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो 1980 के दशक में किया गया था, 1988 में। क्लियर दोस्तों। और इसका यदि क्षेत्र पूछा जाए आपसे, तो क्षेत्र होगा हमारा गोवा से कन्याकुमारी तक। कहां तक दोस्तों, गोवा से कन्याकुमारी या पश्चिमी घाट पूछा जाएगा, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में आपका गोवा से कन्याकुमारी तक ये वाला एरिया रहेगा। गोवा से कन्याकुमारी तक के एरिया को बचाने के लिए अब यहाँ पर क्या काम किया गया दोस्तों, ये पूरी हमारी सह्याद्री पर्वतमाला है और पश्चिमी घाट जो श्रेणी है, इसको भी आप बहुत डिटेल में है, तो ये आप देखेंगे पश्चिमी घाट में करना क्या है कि यहाँ पर इसका नेतृत्वकर्ता कौन था दोस्तों। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो कैलाश मल्होत्रा थे दोस्तों। कौन थे हमारे, कैलाश मल्होत्रा, मल्होत्रा। तो ये नाम याद रखना है कि पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था, कैलाश मल्होत्रा था। क्षेत्र पूछा जाएगा, सन पूछी जाएगी, और साथ ही अब इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों। यह एक बात बता दूं कि भारत का सबसे जैव विविधता वाला क्षेत्र यदि हमारा आता है, तो अभी मैंने शांत घाटी की भी बात की थी, और शांत घाटी भी हमारी केरल, और केरल की किसमें, पलक्कड़ जिले में। कहां पर है दोस्तों, और इतना घना जंगल है दोस्तों। यहाँ पे पूछा शांत, शांत क्यों है दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक चीजें बहुत शांति, बहुत घना जंगल है, घने जंगल के साथ साथ यहाँ शांत है बिल्कुल। यहाँ पर एक छोटे से छोटे पक्षी की आवाज बहुत आराम से सुनी जा सकती है, ये कहा जाता है। तो यहाँ पर शांत घाटी के नाम से अर्थात साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो एरिया, तो ये सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र यदि भारत में आ जाए कि भारत के सबसे अधिक जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी वाला स्थान कौन सा, तो दोस्तों यही एरिया है।
साइलेंट वैली और सह्याद्री पर्वतमाला, इसके बाद हमारा हिमालय पर्वत के क्षेत्र में जाना जाएगा जैव विविधता। तो दो ही पार्ट भारत में बांटे गए। अभी अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम बायोडायवर्सिटी के बारे में, तो वहां पर इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, कौन कौन से क्षेत्र हैं बायोडायवर्सिटी के, उस पर भी अध्ययन करेंगे। तो उद्देश्य था इसका कि जैव विविधता का संरक्षण करना। किसका? जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण। तो दोस्तों पहली बात आएगी कि जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए बड़े बांधों के विकास को रोकने के लिए, बड़े बांधों का जो निर्माण हो रहा था, तो बड़े बांधों के निर्माण के लिए विरोध किया गया था, बड़े बांधों का विरोध। और वैकल्पिक, एक आ जाता है विकास के वैकल्पिक स्रोतों का निर्माण करने के लिए, विकास के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना। दोस्तों ये तीन मुद्दे थे मुख्य रूप से। यदि आ जाए पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? जैव विविधता का संरक्षण करना, और यहाँ पर जो बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे थे उनका विरोध करना, और जो जैसे कि पेड़ पौधों को काटने के अलावा उसके विकास के वैकल्पिक स्रोतों के बारे में भी बात कही गई थी इसमें। तो ये 3 पॉइंट याद रखना। पश्चिमी घाट के मुख्य उद्देश्य क्या रहे हैं, तो ये मुख्य उद्देश्य रहे। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद हम देखेंगे अगला टेहरी बांध के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों एक अगली परियोजना के बारे में भी इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि इस टेहरी बांध के लिए भी बहुत व्यापक आंदोलन किया गया था। और टेहरी बांध का निर्माण यदि बात कही जाए कहां पर है दोस्तों? उत्तराखंड में। कहां पर है दोस्तों? उत्तराखंड में। और यदि स्थान पूछा जाए या क्षेत्र पूछा जाएगा तो दोस्तों आएगा भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी। और कुछ किताब भीलांगना के बारे में आएगा, भीलांगना। क्योंकि दोस्तों जो टेहरी बांध बना हुआ है वो हमारा भागीरथी और भीलांगना के संगम पर बना हुआ है। दोस्तों जैसा कि बात कर रहे थे कि टेहरी बांध परियोजना के बारे में, जिसकी हमने स्थिति देखी थी उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में यदि आपसे स्थान पूछा जाए कहां पर है दोस्तों, तो भागीरथी और भीलांगना। और इसका उद्देश्य भी आपसे पूछा जा सकता है कि उद्देश्य क्या है। तो क्लियर दोस्तों? और इसमें मैंने चर्चा की थी कि नदियों के बारे में और इसके कुछ प्रयाग के बारे में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन यहीं से। तो मैं एक सूत्र के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं अधिकारी बनकर देवप्रयाग जाऊंगा। देखिए दोस्तों, तो एक कुछ प्रयागों के नाम आपसे, तो एक पांचवा, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 प्रयाग हैं। और एक क्वेश्चन यहीं से बनता है देवप्रयाग। और देवप्रयाग कहां पर बनता है दोस्तों, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जैसे वी से बनकर से वी से विष्णु प्रयाग, एन से नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग की बात कही गई है। तो दोस्तों एक स्ट्रक्चर से समझेंगे, नदी के स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे इस प्रकार से एक नदी आई और एक नदी ये आई यहाँ पर मिली, और इसके बाद ये नदी एक यहाँ आई, इसके बाद इधर से आई। दोस्तों सबसे पहला एक प्रयाग बनेगा। इसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर भी एक नदी आकर मिलेगी, तो यहाँ पर भी एक प्रयाग बनेगा। तो इसके बाद यहाँ से आकर के एक प्रयाग यहाँ बनेगा, और एक प्रयाग यहाँ आकर बनेगा, और एक यहाँ पर। देखिए दोस्तों, तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। थोड़ा इसके बारे में समझेंगे दोस्तों। अब बात आती है कि जो एक मेन नदी आती है अलकनंदा आती है। कौन सी नदी दोस्तों? अलकनंदा नदी के बारे में यदि चर्चा करें, और ये कहां से निकलती है, तो सतोपंथ हिमानी से निकलती है। कौन सी हिमानी से दोस्तों? सतोपंथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा, और ये धौली गंगा होती है। कौन सी दोस्तों? धौली गंगा। अब ये धौली गंगा और अलकनंदा मिलकर के कौन सा प्रयाग बनाती है दोस्तों? विष्णु प्रयाग। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि किन किन नदियों के संगम पर कौन सा प्रयाग है, तो विष्णु प्रयाग आपको याद रखना है कि अलकनंदा और धौली गंगा। फिर दूसरा यही अलकनंदा आगे बढ़ेगी, तो अलकनंदा से एक नदी मिलती है दोस्तों, नंदाकिनी। नंदाकिनी, और ये नंदाकिनी नदी और अलकनंदा मिलती है, जो ये नदी आ रही है इस प्रकार से, और ये नदी भी आएगी दोस्तों। देखिए जब ये नदी यहाँ आएगी
तो फिर यहाँ पर एक पिंडारी नदी मिलती है। कौन सी नदी दोस्तों? पिंडारी। तो एक अगला क्वेश्चन आएगा कि अलकनंदा और पिंडारी के संगम पर कौन सा प्रयाग बनता है दोस्तों? तो कर्ण प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग बनता है? कर्ण प्रयाग। फिर यहीं पर दोस्तों एक आती है मंदाकिनी। कौन सी दोस्तों? मंदाकिनी नदी। ये मंदाकिनी नदी भी वहीं उत्तराखंड से निकलती है और मंदाकिनी यहाँ पर आती है। मंदाकिनी जब यहाँ अलकनंदा से मिलती है दोस्तों तो यहाँ पर कौन सा प्रयाग बनाती है? रुद्र प्रयाग बनाती है। और यही अलकनंदा जब आगे आती है तो ये अलकनंदा और यहाँ से भागीरथी दोस्तों। कौन सी? भागीरथी। ये दोनों नदियां यहाँ पर मिल जाती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं और यहीं से इसका नाम क्या पड़ जाता है दोस्तों? गंगा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है दोस्तों? गंगा। और ये जो आती है भागीरथी, अब दोस्तों इसके बारे में आता है कि भागीरथी का उद्गम तो गोमुख हिमानी, गोमुख हिमानी अर्थात गंगोत्री। कहाँ से दोस्तों? गंगोत्री से इसका उद्गम होता है। अब बात चल रही दोस्तों टेहरी बांध की। यहीं से दोस्तों एक छोटी सी नदी निकलती है, भीलांगना। कौन सी नदी दोस्तों? भीलांगना। और ये जहाँ भीलांगना और भागीरथी मिलती है ये स्थान क्या है दोस्तों? टेहरी बांध है। कौन सा बांध बनाया गया दोस्तों? टेहरी बांध। तो इसके बारे में मैं आपको क्वेश्चन बताना चाह रहा था। और इसी से आगे जब यदि क्वेश्चन को दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जब यहीं पर यमुना नदी आकर मिलती है, कौन सी नदी? यमुना नदी। तो यहाँ इलाहाबाद में, कहाँ पर दोस्तों? इलाहाबाद में। यहाँ पर कौन सा? संगम अर्थात प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इस संगम को किस नाम से जाना जाता है? प्रयागराज, जिसका नाम अभी प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये संगम भी मिलता है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये प्रयागों के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार पेपर में। तो दोस्तों आप भूलना नहीं चाहिए कि नदियों की लोकेशन भी एक बार दिमाग में फिट कर लीजिए तो आपको क्लियर होगा कहाँ पर कौन सा प्रयाग होता है। किन दो नदियों के संगम पर एक प्रयाग बनता है। तो बात आती है हमारी टेहरी बांध परियोजना। तो दोस्तों मैंने बताया कि जैसे टेहरी बांध परियोजना की शुरुआत जब की गई तो उत्तराखंड का जो स्थान रहेगा भागीरथी और भीलंगना वाला जो क्षेत्र रहेगा दोस्तों वहां पर टेहरी बांध बनाई जाता है। और यदि सबसे अधिक ऊंचाई वाली स्थिति पर पूछा जाए, सबसे ऊंचा बांध भी यदि वर्तमान स्थिति में पूछा जाएगा तो कौन सा बांध है दोस्तों? टेहरी बांध है। इसके बाद भाखड़ा नांगल बांध की बात कही जाए। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा किसके लिए नेतृत्व किसने किया था? तो इसके लिए सुंदरलाल बहुगुणा, जिसका विरोध किया गया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा और साथ ही इनके साथ थे वीडी साकलानी। कौन से दोस्तों? डॉक्टर वीडी साकलानी। तो वीडी साकलानी आपको याद रखना है, वीडी साकलानी। तो ये दो इनके नेतृत्व में इसका एक विरोध प्रदर्शन किया गया। अब दोस्तों बात आती है किस उद्देश्य किया गया? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए धार्मिक स्थल। अब क्वेश्चन एक यहाँ से फिर पूछा जाता है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के बारे में। तो यदि आ जाए केदारनाथ किस नदी के किनारे पर है? तो मंदाकिनी पर है। और बद्रीनाथ किस पर है? अलकनंदा। बद्रीनाथ कौन सा दोस्तों? अलकनंदा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऋषिकेश के बारे में भी पूछा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हमारे जो भारत के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जो धार्मिक महत्व से इम्पोर्टेंट होते हैं, बद्रीनाथ, मंदाकिनी, केदारनाथ, ऋषिकेश, ये महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी इसी बांध के पर यहीं आसपास आने के कारण जब दबाव क्षेत्र बनेगा तो इन पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं। इसलिए इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था। क्या किया गया था दोस्तों? विरोध किया गया। अब इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि ये जो बांध बनाया गया किस देश के सहयोग से बनाया गया था दोस्तों? तो ये सोवियत संघ के, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो सोवियत संघ के द्वारा, सोवियत संघ द्वारा वित्त पोषित योजना है। यदि आ जाए परियोजना किस देश से वित्त पोषित है? तो सोवियत संघ के द्वारा वित्त पोषित परियोजना है दोस्तों। और इसका कार्य किया गया। जब इसका एक विरोध हुआ तो दोस्तों 1990 में, एक डेट याद रखना है कि 1990 में इस परियोजना को रोक दिया गया था। क्या कर दिया गया था दोस्तों? रोक दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये कुछ क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं जो पर्यावरणीय आंदोलन से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने लगभग 9-10 आंदोलन की चर्चा की है और यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे एमपीटीईटी हो, यूपीटीईटी हो, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी हो, चाहे एमपीपीएससी हो या अदर एग्जाम भी होते हैं हमारे मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा, सारे एग्जामों में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इसको एक बार पूरा जरूर पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों।